अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अनीका निसार और आज हम बात करने जा रहे हैं कि आज से जियो टीवी के ऊपर हामिद मीर को बैन कर दिया गया है। क्यों, कैसे और इसके पीछे की कहानी क्या है, ये सब जानने के लिए आपको ये पूरी वीडियो देखना पड़ेगी। वीडियो में बाकायदा आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। नाज़रीन, हामिद मीर को बैन क्यों किया गया और यहाँ तक वो कैसे पहुँचे, इसको जानने से पहले हामिद मीर है कौन, ये जानना बहुत ज़रूरी है। हामिद मीर बड़े ही तवील अरसे से पाकिस्तान में बड़े जाने माने जर्नलिस्ट हैं। ये टीवी से ताल्लुक़ रखते हैं और आज तक यानी इससे पहले जियो टीवी के ऊपर कैपिटल टॉक के नाम से 8 बजे का मंडे से लेकर थर्सडे तक शो किया करते थे। और ऑब्वियसली 8 बजे का मंडे टू थर्सडे का शो एक प्राइम टाइम शो होता है, तो जियो टीवी के मेन एंकर तस्वुर किए जाते हैं हामिद मीर का ताल्लुक़ एक ऐसी फैमिली से है जो कि इन इटसेल्फ एक जर्नलिस्टिक फैमिली है। इनके वालिद जर्नलिस्ट रह चुके, इनके भाई जर्नलिस्ट हैं, इनकी अहलिया भी पाकिस्तान टेलीविज़न समेत प्राइवेट मीडिया के अंदर काम कर चुकी हैं। हामिद मीर के 2 बच्चे हैं। इसके साथ साथ ये अभी जो टीवी से मुंसलिक हैं, इससे पहले अखबारों से मुंसलिक रहे। जंग और जियो टीवी से इनका बड़ा पुराना ताल्लुक़ है, आज भी ये कॉलम्स लिखते हैं। हामिद मीर की असल वजह शोहरत क्या है, ये सब पूछते हैं कि हामिद मीर कैसे बने। तो असल वजह शोहरत ये है कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर न्यूयॉर्क के अंदर जो अटैक हुआ, जिसको अलकायदा के ऊपर डायरेक्टली ब्लेम किया गया और उसके मास्टरमाइंड उसामा बिन लादेन को कहा गया, अलकायदा के सरबरा उस टाइम के, इन्होंने अलकायदा के ये जो सरबरा उसामा बिन लादेन, इनका इंटरव्यू किया 9/11 होने के फौरी बाद। और 9/11 के बाद ये इंटरव्यू एक बहुत तहलका खेज़ इंटरव्यू है। मुझे याद है कि उस टाइम पर पूरा पाकिस्तान इनके ये इंटरव्यू देखने के लिए टीवी स्क्रीन्स पर लिटरली चिपका हुआ था। पाकिस्तान के इन सहाफ़ी हामिद मीर ने उसामा बिन लादेन का 3 दफ़ा इंटरव्यू किया है और 3 दफ़ा इंटरव्यू करने के साथ साथ ये और बहुत सारी अहम शख्सियात का इंटरव्यू कर चुके हैं, जिसके अंदर से टोनी ब्लेयर हैं, हिलरी क्लिंटन हैं, जॉन कैरी हैं, नेल्सन मंडेला हैं, कॉलिन पावेल हैं और इसके साथ साथ भारत के मशहूर एक्टर शाहरुख खान हैं, जिनका ताल्लुक़, जो कहते हैं कि उनका ताल्लुक़ बेसिकली पीछे पेशावर से रहा है। हामिद मीर को बहुत सारे अवार्ड से नवाजा गया है। सबसे बड़ा सिविल जो पाकिस्तान के अंदर जो हामिद मीर को सबसे बड़ा अवार्ड दिया गया है, जो मैं समझती हूँ कि इनके बाकी सारे अवार्ड्स के ऊपर बरतरी हासिल करता है, वो एक सिविल अवार्ड है पाकिस्तान के अंदर, हिलाले इम्तियाज़। वो इनको 2012 में दिया गया। इसके साथ साथ मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली, जिस टाइम पर ये प्राइम मिनिस्टर थे, उस टाइम पर इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड भी दिया गया। नॉट जस्ट दैट, इन्होंने बहुत सारे इंटरनेशनल अवार्ड्स भी विन किए, जिसके अंदर से 2016 के अंदर फ्री प्रेस अवार्ड का जो मोस्ट रेजिलिएंट जर्नलिस्ट का कैटेगरी का अवार्ड है, वो भी इनको दिया गया। बहुत सारे और अवार्ड्स हैं जो कि इनके पास ऑफ कोर्स हैं, मौजूद हैं, इनको अवार्ड किए गए। अब इनके बारे में शुरू में ये इम्प्रेशन था कि शायद ये इस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीब के जर्नलिस्ट हैं, इसलिए क्योंकि अगर उसामा बिन लादेन का इंटरव्यू किया है तो यकीनन इस्टेब्लिशमेंट की मदद से किया होगा। ये एक आम तासुर इनके बारे में था। ये एक और चीज़ के बारे में भी बड़े मशहूर हैं। कहा यह जाता है कि जब लाल मस्जिद पर मुशर्रफ के ज़माने में अटैक होना था, तो उस टाइम पर हामिद मीर ही थे जिन्होंने कहा था कि आप इस तरीके से कैसे पाकिस्तान को यरगमाल बनने दे सकते हैं एक मस्जिद की तरफ से या एक लाल मस्जिद की तरफ से। और इन्होंने मुशर्रफ को बोला कि अगर आप अटैक करते हैं तो हम आपके साथ होंगे। लेकिन जब मुशर्रफ ज़माना के अंदर, मुशर्रफ एरा में अटैक किया गया, तो उसके बाद फिर हामिद मीर ने अपने शो के तवस्सुत से मुशर्रफ को काफ़ी लान तान की कि उन्होंने लाल मस्जिद पर हमला क्यों किया, हालांकि इंस्टिगेट करने वाले भी हामिद मीर ही समझे जाते हैं। हाउएवर,
हामिद मीर को आजकल अवाम के अंदर बहुत ज़्यादा पजीराई नहीं हासिल है, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि ये हर वक्त इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई ना कोई किसी ना किसी एजेंडा के थ्रू काम कर रहे हैं। और इसकी एक वजह ये भी है कि अमन की आशा जो जियो की तरफ से एक कैंपेन स्टार्ट की गई थी, जिसके अंदर पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात को बेहतर करने की कोशिश की गई थी, उसके अंदर हामिद मीर का भी एक अहम रोल था। हामिद मीर ऑन स्क्रीन उस टाइम पर हुआ करते थे इसी अमन की आशा के अंदर। आज हामिद मीर कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट या पाकिस्तान की तरफ से कहा जाता है कि आप भारत के साथ ताल्लुकात हमारे अच्छे उस्तवार करने के अंदर मीडिया बेसिकली सबसे बड़ी रुकावट है, लेकिन उस टाइम पर अमन की आशा के अंदर हामिद मीर ही सबसे आगे हुआ करते थे। तो पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात के दाई तो वो पहले से थे, अभी उनका मौक़िफ़ कैसे तब्दील हुआ ये एक अलग स्टोरी है। लेकिन हामिद मीर अभी भी बहुत सारी अहम मुलाकातों में मौजूद होते हैं। हामिद मीर अभी भी बहुत सारे अहम विज़िट्स करते हैं, यानी इस तमाम एपिसोड से पहले तक हामिद मीर का अभी पिछले दिनों एक LOC पे भी एक शो था, और ऑब्वियसली LOC अगर जाना है तो आपको पाक फ़ौज के साथ ही जाना होता है कवरेज के लिए। सो कंसिडरिंग ऑल दैट, हामिद मीर को आज तक पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दी जाती रही, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी, हुकूमतों की तरफ से भी, और उनके इदारे जियो की तरफ से भी। हाउएवर, ऐसा क्या हुआ कि हामिद मीर को आज से जियो ने बैन कर दिया? हुआ ये कि असद तूर का मामला। असद तूर एक प्रोड्यूसर था जो कि व्लॉग्स करता था। कहा यह जाता था कि ये बेसिकली एक सियासी जमात के बहुत करीब हैं और उन्हीं से जो भी मवाद होता है वो लेकर आगे यूट्यूब पर डाल देता है। जो भी है, मैं किसी के क्रेडेंशियल्स पे कोई बात नहीं करूंगी। असद तूर क्या था, इसकी एक और फीमेल जर्नलिस्ट हैं जिसको बिल्कुल PTI की जर्नलिस्ट के तौर पर जाना जाया या PTI के पार्ट के तौर पर जाना जाता है, उनसे एक इख्तलाफ हुआ, फिर कुछ केसेस का मामला आगे चला, डिफेमेशन का मामला आगे चला। बहरहाल किसी के ज़ाती ज़िंदगी के अंदर और किसी की ज़ाती मामलात के ऊपर तो मैं कमेंट नहीं करूँगी, लेकिन असद तूर के घर में चंद दिन पहले 3 अफराद आते हैं और मारधाड़ करते हैं और असद तूर को ज़ख्मी करके चले जाते हैं। असद तूर के घर के बाहर जो CCTV कैमरा जो उनके फ्लैट के बाहर लगा हुआ है, उसमें जो फुटेज दिखाई देती है उसमें ये होता है कि उनके हाथ बंधे हुए हैं, पाँव बंधे हुए हैं और मुंह बंधा हुआ है। कुछ लोग आते हैं, उनको खोलते हैं, फिर उनको मरहम पट्टी फर्स्ट एड के लिए अस्पताल लेकर जाया जाता है, और उस टाइम तक उनका एक बाजू जो कोहनी है उस से तो काफ़ी खून निकल रहा होता है और दूसरी कोहनी से कुछ थोड़ा खून निकल रहा होता है। उसके बाद असद तूर की पट्टियाँ शट्टियाँ की जाती हैं, उनका एक स्टेटमेंट बयान आता है। वो बयान क्या है वो क्विकली सुन लीजिएगा, ये पुलिस स्टेशन के अंदर दिया हुआ बयान है, वो सुनिएगा। तो मुझे फिर नहीं तुम्हें फंडिंग होती है ना, बताओ फंडिंग कहाँ से होती है, कितने पैसे मिल रहे हैं? मैंने कहा किस बात की फंडिंग होगी, मुझे आप मेरे अकाउंट्स ले सकते हैं, मेरी सैलरी के अलावा मेरे पास आज तक कोई पैसा नहीं आया। ठीक। और इसी दौरान वो मेरे साइड पर शू रैक से उसने जूते उठाने शुरू कर दिए और उसने कहा कि ये देखो जूते पहनता है, ये देखो जूते कितने पहनता है ये। और उसी दौरान उन्होंने मुझे उठा कर ज़मीन पर पटका और मुझे कहा कि खामोश हो जाओ, आवाज़ नहीं निकालनी मुँह से। और फिर उन्होंने मुझे मज़ीद कपड़ों से बांधना शुरू कर दिया और मुझे उल्टा कर दिया। और इस दौरान उल्टा करने से पहले उनमें से एक ने गया, उसने मेरे ही एक बूट पहने और वो बूट पहन के आकर उसने मेरे मुंह पे 2 दफ़ा ठोकर मारी। और मैंने चीखने की कोशिश की लेकिन मैं नहीं चीख पा रहा था। वो बार बार मेरी कोहनियों के ऊपर पिस्टल के बट मारी जा रहे थे। और इसी दौरान उनमें से एक की टेलीफोन कॉल आई। वो टेलीफोन कॉल आई तो उस वक्त उसने अपनी जेब से मोबाइल निकाल कर अपना मोबाइल बंद करने की कोशिश की, तो उस वक्त मैंने तड़पना शुरू कर दिया। और वो तड़पते हुए तो मेरे एक बाजू की थोड़ी सी ग्रिप लूज हुई, मेरे मुंह की थोड़ी ग्रिप लूज हुई, तो मैंने चीखें मारनी शुरू कर दी। जब मैंने चीखें मारी तो उसने फिर मेरा मुंह बंद करने की कोशिश की और मुझे कहा चुप रहो, अच्छा आप नहीं मारते, चुप रहो। लेकिन मुझे अब आइडिया हो चुका था कि अब चुप होने का फायदा नहीं है, मजीद मारेंगे। मैं तड़पता रहा, वो मुझे पकड़ने की कोशिश करते रहे, मैं तड़पता रहा, चीखता रहा। जब मैं चीखता रहा तो फिर वो भाग के मेरे बेडरूम के दरवाजे के पास चले गए। उन्होंने कहा कि हम निकल रहे हैं, हम जा रहे हैं, अब खामोश हो जाओ, हमें जाने दो, अगर चीखोगे तो हम गोली मार देंगे, हमें जाने दो, हमारा पीछा नहीं करना, हमें बाहर निकले दो। तो फिर मैं 2 सेकंड के लिए खामोश हुआ और देन दे रैन आउट, वो बाहर भाग गए। और
اس سٹیٹمنٹ کے بعد، اسطور کے اس واقعے کے بعد، بہت سارے جرنلسٹ نے اسطور کے حق میں ٹویٹس کرنا شروع کی، اسطور کے فیور کے اندر بات کرنا شروع کی، اور یہ بھی کئی جرنلسٹ نے کہا کہ اب اگر اس طرح کا کوئی اٹیک ہوتا ہے جرنلسٹک کمیونٹی کے اوپر تو پھر معاملہ یہاں تک دبے گا نہیں۔ اس سے پہلے مطیع اللہ جان کا معاملہ، اس سے پہلے چند اور صحافیوں کے ساتھ بھی اسی طرح کا معاملہ برتا گیا، ابصار عالم کے اوپر اٹیک ہونا جس کو کمپلیٹلی نگیٹ کیا گیا، جن حلقوں کے اوپر الزام لگایا جا رہا تھا ان کی طرف سے۔ اس بار بھی میری اطلاعات کے مطابق کیا اصلیت ہے یا کیا اصل چیز ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی، لیکن اس کے بعد حامد میر ایک سپیچ کرتے ہیں۔ وہ حامد میر اس سپیچ میں کیا کہتے ہیں وہ ملاحظہ کریے کہ اب اگر آپ ہمارے گھر میں گھس کے ماریں گے نا ہمیں، تو ہم آپ کے گھر میں تو نہیں گھس سکتے، آپ کے پاس ٹینکیں اور بندوقیں ہیں، لیکن ہم آپ کے گھر کی اندر کی باتیں آپ کو بتائیں گے۔ سمجھ آ گئی ہے نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اب اگر آئندہ کسی صحابی کے گھر میں گھس کے تم نے اس پر تشدد کیا، ہم بتائیں گے کہ تمہیں تمہاری بیوی نے گولی کیوں ماری۔ بس اتنا ہی بتانا تھا۔ تو اس تند و تیز لہجے کے بعد جیو ٹی وی نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ شاید حامد میر کو ساتھ چلانا، اور فی الحال ساتھ چلانا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ میری خبر کے مطابق یہ معاملہ ابھی بالکل کمپلیٹلی سپریٹ کرنے سے کہ مترادف نہ سمجھا جائے حامد میر کو، کیونکہ کوششیں کی جا رہی ہے جیو کی طرف سے کہ بات چیت کر کے معاملات کو رفع دفع کیا جائے۔ However، حامد میر کا ریاکشن ٹویٹر کے اوپر یہ آیا کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، اس سے پہلے انہیں 2 دفعہ پاسٹ میں بین کیا جا چکا ہے، اور 2 ہی دفعہ ان کو جاب سے نکالا بھی جا چکا ہے۔ انہوں نے ایک اسیسینیشن اٹیمپٹ بھی سروائیو کی، یعنی اس کے اندر بھی وہ بچ گئے، اور کسی بھی طریقے سے وہ کانسٹیٹیوشن اور رائٹس کے لیے آواز بلند کرنا بند نہیں کریں گے۔ لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس بار میں ہر طرح کے کانسیکوینس، ہر طرح کے رد عمل سے نبرداز نہ ہونے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ اس بار وہ میرے خاندان کو دھمکا رہے ہیں۔ یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ سی بات ہے۔ یہ اب کس طرح بلڈ کرنا چاہ رہے ہیں حامد میر صاحب، یہ ایک اہم سوال ہے، کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے جو دیکھا وہ یہ دیکھا کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی، حکومتوں کی طرف سے بھی حامد میر صاحب کو بہت زیادہ رسپیکٹ ایکسٹینڈ کی جاتی رہی۔ ہر امپورٹنٹ میٹنگ کے اندر حامد میر صاحب کو بلایا جاتا رہا، ہر دفعہ حامد میر جو ہیں وہ ان کو ایک اسپیشل رسپیکٹ سے ڈیل کیا جاتا رہا۔ تو حامد میر صاحب کا یہ کہنا یہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے۔ لیکن حامد میر صاحب کے بارے میں 2 اور کنیکشن جو بنائے جا رہے ہیں وہ بڑے حیران کن ہیں۔ اب آپ یہ ڈیسائیڈ کریں کہ کیا آپ اس کے اوپر بلیو کرنا چاہتے ہیں یا نہیں۔ ایک بھارت کے ساتھ ان کے تعلق کے بارے میں کہ سیفما جو ہے بیسیکلی ایک ساؤتھ ایشیا کے کچھ جرنلسٹ کی ایسوسیشن ہے، اور اس کے اندر بھارت اور پاکستان کے جرنلسٹ کا تعلق ہے، لیکن یہ کہیں اور سے فنڈ ہوتی ہے، کچھ اور اس کے عزائم ہیں۔ اب کیا عزائم ہے کیا ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ یو کے جو اندر بیٹھے ہوئے کچھ ہمارے لیڈران، جس کے اندر سے نواز شریف صاحب ہیں، ان کے ساتھ بھی تعلقات حامد میر صاحب کے بڑے اچھے رہے ہیں، اور اب کیونکہ ان کو مشکلات ہیں اور ان کا ایک طریقہ کار اور ان کی جماعت کا اور ان کی صاحبزادی مریم نواز صاحبہ کا ایک طریقہ کار ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو اٹیک کر رہے ہیں، وہ کچھ عرصے سے چپ ہیں، تو وہ حامد میر جیسے لوگوں کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ کو اٹیک کرنے کی کوشش کریں، اور ایک پورا کا پورا ایک امپریشن بلڈ کیا جا رہا ہے کہ شاید اسٹیبلشمنٹ جو ہے جو بھی کر رہی ہے یہ ہر سائڈ پہ ٹانگ اڑا رہی ہے اور ہر سائڈ پہ گڑبڑ ہو رہی ہے۔ مزے کی بات یہ بھی ہے کہ انہوں نے اپنی ہی آرگنائزیشن کو اس تمام چیز میں لتاڑ دیا اور اچھا خاصا کلاس لی، اور یہ کہا جی کہ جیو نام نہیں لیا، لیکن یہ کہا کہ بیسیکلی جہاں وہ کام کر رہے ہیں جو کہ جیو ہے، وہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہمارے ہی ساتھیوں کی نوکری بچانے کے لیے اس طرح کی باتیں نہ کی جائیں، اس لیے میری نوکری چلی جائے تو اچھا ہے۔ اور اگر نوکری چلی جاتی ہے تو اس کے بعد حامد میر کتنا کھل کر سامنے آئیں گے، یہ ایک اہم سوال ہے، کیونکہ اب وہ ذاتیات پر آ گئے ہیں، ذاتی اٹیکس پر آ گئے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ کیچڑ اچھالنے پر آ گئے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیچڑ جو اچھالتا ہے وہ خود بھی اس میں گندا ہو جاتا ہے۔ کیا حامد میر صاحب اپنے لیے ایک ایسا مسئلہ کھڑا کر رہے ہیں جس کو کھڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا وہ واقعی میں صحافیوں کے رائٹس کے بارے میں بات کرنا چاہ رہے ہیں، یا پھر ان کے مقاصد کچھ اور ہیں؟ یہ بہت سارے سوالات ہیں جو کہ سوشل میڈیا پہ آج بھی پوچھے جا رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ انیکا نثار کو اجازت دیجیے۔ آپ اس معاملے کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔